जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जो है चंद्रगुप्त नाटक चतुर्थ अंक के तहत जो दृश्य आज देखने वाले हैं वो दृश्य है आपका जो कार्नेलिया होती है, यानी कपिसा में देखें तो अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर होता है। दृश्य जो 7वां है जिसमें कपिसा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर है और कार्नेलिया है और उसकी सखी का प्रवेश होता है। कार्नेलिया कहती बहुत दिन हुए देखा था वही भारतवर्ष, वही निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि अब हत्या और लूट से बेबस बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस सस्य श्यामला पृथ्वी को रक्त रंजित बनावेंगे। पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़ावेगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा और सुना है यहाँ युद्ध होगा चंद्रगुप्त से। सखी सम्राट तो आज स्कंधावार में जाने वाले हैं। राक्षस का प्रवेश। आयुष्मती, मैं आ गया। कार्नेलिया, नमस्कार। तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़े तपस्वी और त्यागी हैं। राक्षस, हाँ कल्याणी, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। कार्नेलिया, और तुम उसके ध्वंसाव शेष हो। मेरे यहाँ ऐसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं, तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? राक्षस, राजकुमारी, मैं कृतज्ञ नहीं। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कार्नेलिया कहती है राक्षस से, कृतज्ञता कृतज्ञता तो पास है। मनुष्य की दुर्बलताओं के फांदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है उसे विस्मित कर क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है? राक्षस कहता है, तर्क और राजनीति में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ राजकुमारी, कर्णिक ने कहा है। कार्नेलिया कहती है कि सर्वनाश कर दो, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस कहता है, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए, आपके पिता की आज्ञा है। कार्नेलिया कहती है, मैं तुम्हारे उष्णा और कर्णिक से ऊब गई हूँ, जाओ। राक्षस का प्रस्थान होता है। कार्नेलिया अपनी सहेली एलिस से कहती, इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वो कहाँ गया? उसने व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान था। एलिस कहती है, वो चला गया राजकुमारी। कार्नेलिया, बड़ा ही निर्लोभी सच्चा ब्राह्मण था। सेल्यूकस का प्रवेश होता है तो कहती है, अरे पिताजी। सेल्यूकस, हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कार्नेलिया, पिताजी, उसके देश ने उसका नाम कुछ समझकर ही रखा है, राक्षस। मैं उससे डरती हूँ। सेल्यूकस, बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का छत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया, पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसके भौं में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं? उससे अलग रहिए, विश्राम लीजिए, विजयों की प्रवंचना में अपने को ना हारिए। महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी ही है। डिमोस्थेनेस ने सेल्यूकस, मुझे दार्शनिक तो वो कहते सेल्यूकस की मुझे दार्शनिकों से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। कार्नेलिया कहती, सो तो होता ही। मेरे पिता किससे कम वीर है? मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सेल्यूकस, यही तो मेरी बेटी, ग्रीक रक्त वीरता के परमाणु से संगठित तुम चलोगी युद्ध देखने? सिंधु तट के स्कंधावार में रहना। कार्नेलिया, चलूंगी। सेल्यूकस कहता, अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्भिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता था कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उसे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है। पंचनद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं। बेटी, सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य है। कार्नेलिया, हाँ पिताजी। सेल्यूकस कहता है, हाँ पिताजी, उल्लास की रेखा भी नहीं, इतनी उदासी। तू पढ़ना छोड़ दे, मैं कहता हूँ कि तू दार्शनिक होती जा रही है। कार्नेलिया कहती है, वही तो कह रही हूँ, आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए। सेल्यूकस कहता है कि तब ठीक है, मैं ही भूल कर रहा हूँ। इतने में प्रस्थान होता है। अब यहाँ पे देखिए जो 8वां दृश्य है उसमें पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक है। चंद्रगुप्त कहता है कि पंचनद का नायक कहाँ है? एक सैनिक कहता, वो आ रहे हैं देव। नायक का प्रवेश होता, नायक, जय हो देव। चंद्रगुप्त, सिंहरण कहाँ है? नायक विनम्र होकर पत्र देता है, पत्र पढ़कर उसे फाड़ते हुए चंद्रगुप्त, सिंहरण
इस प्रतीक्षा में कि कोई बलाधिकृत जाए तो वे अपना अधिकार सौंपते। नायक, तुम खड़ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते। बोलो, चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाली वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखो, उसके नाम का जयघोष विजय लक्ष्मी का मंगलगान है। आज से मैं ही बलाधिकृत हूँ, मैं सम्राट नहीं सैनिक हूँ। चिंता क्या, सिंगरण और गुरुदेव ने साथ ना दे, डर क्या? सैनिक सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूं और कुछ नहीं। आओ, ये लो मुद्रा और सिंगरण को छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो सिंगरण, चंद्रगुप्त कायर नहीं है। जाओ। नायक जाने लगता है। चंद्रगुप्त, ठहरो, आम्भीक की क्या लीला है? नायक, आम्भीक ने यवनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य में जा सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उस पर स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त, और वह कर ही क्या सकता था? कायर, अच्छा जाओ, देखो बितस्ता के उस पार हम लोगों को शीघ्र पहुंचना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझे वहीं पे मिलो। नायक का प्रस्थान होता है। एक सैनिक कहता है कि मुझे क्या आज्ञा है, मगध जाना होगा? चंद्रगुप्त कहता है कि आर्य शक्टार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे इतना ही कह देना कि इस समय मुझे सैनिक और शस्त्र तथा अन्य चाहिए। देश में दौड़ी फेर दे कि आर्यावर्त में शस्त्र ग्रहण करने में जो भी समर्थ है सैनिक, वो जितनी संपत्ति है युद्ध विभाग की है। जाओ। सैनिक प्रस्थान होते हैं। दूसरा, शिविर आज कहाँ रहेगा देव? चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर सैनिक, कुछ खिला दो और एक क्षण विश्राम नहीं, यहाँ ठहरो। तो सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेज दिया गया। दूसरा, हाँ देव, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ, चलो शीघ्र प्रस्तुत हो। सबका प्रस्थान होता है और चंद्रगुप्त आकाश की ओर देखकर अदृष्ट खेल न करना। चंद्रगुप्त मरण से भी अधिक भयानक को आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय मेरे चिर सहचर, हंसते हुए वो प्रस्थान करता है। अब यहाँ पे ग्रीक शिविर लगा हुआ है। 9वां दृश्य है, चौथे अंक का। कार्नेलिया एलिस से कहती है, यहाँ आने पर जैसे मन उदास हो गया है। इस संध्या के दृश्य ने मेरी तन्मयता में एक स्मृति की सूचना दी है। सरला संध्या पंक्षियों के नाच से शांति को बुलाने लगी। देखते देखते एक एक करके 2-4 नक्षत्र उदय होने लगे। जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की कील से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कह रही है, वैसे ही यवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। ये कहाँ जाएगा एलिस? एलिस कहती है, अपने प्रिय के पास। कार्नेलिया दूर से, तुझे तो प्रेम ही प्रेम सूझता है। दासी का प्रवेश होता। दासी, राजकुमारी, एक स्त्री बंदी होकर आई है। कार्नेलिया आश्चर्य से, तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान। सुहासिनी का प्रवेश। कार्नेलिया, तुम्हारा नाम क्या है? सुहासिनी, मेरा नाम सुहासिनी है, मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई, वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी। कार्नेलिया, उसका नाम? सुहासिनी कहती है, राक्षस। कार्नेलिया कहते, ओहो, तुमने उससे ब्याह कर लिया है क्या? तब तो तुम सचमुच अभागिन हो। सुहासिनी चौंक कर, ऐसा क्यों? अभी तो ब्याह होने वाला है, क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं? कार्नेलिया, बैठो, बताओ, तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या सखी? झटपट बोलो। सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूं, यदि सखी हो जाऊं तो अहो भाग्य। कार्नेलिया कहती है, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह ना करोगी। सुहासिनी कहती है, स्वीकार है। कार्नेलिया कह रही है, अच्छा अपनी परीक्षा दो, बताओ तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? सुहासिनी कहती है कि बदियों के प्रमोद का कदा छटा हुआ शोभा वृक्ष, कोई डाली उल्लास के आगे बढ़ी, कुतर दी गई, माली के मन से सौरे हुए गोल मटोल खड़े रहो। कार्नेलिया, वाह, ठीक कहा, यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस, अच्छा यवन और प्रेम को क्या समझती हो? सुहासिनी अकस्मात, जीवन कानन में राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर वसंत घुस आता है, शरीर की सब क्यारियां हरी भरी हो जाती है, सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है, राजकुमारी। फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है, आंसू भरी स्मृतियां मकरंद सी उसमें छिपी रहती है। कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आ सखी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना जानती हो और जानती हो उसका रहस्य, तुमसे हमारी पटेगी। एलिस, जा पिताजी से कह दे कि मैंने उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया। एलिस का प्रस्थान होता है। सुहासिनी, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कार्नेलिया, तुम क्या कहती हो?
सुहासिनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती हूँ कि मैं नहीं जानती। वह दूसरे को तो धोखा देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उस कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख में लज्जा और श्वास की लाली चढ़ाता है। कानिल्या सखी, मदिरा की प्याली में तू स्वप्न सी लहरों को मत आंदोलित कर। स्मृति बड़ी निष्ठुर है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार तो ज्वालामुखी है। इतने में सेल्यूकस का प्रवेश होता है। तो बेटी, तुमने इसे अपने पास रख लिया? मन बहलेगा। अच्छा तो है, मैं भी इसी समय जा रहा हूँ। कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर। बितस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं। कार्नेलिया, पिताजी, उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी। वही तो भारत का राजा हुआ ना? सेल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया कहती है, पिताजी, आप ही ने मृत्यु सुख से उसका उद्धार किया था और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सेल्यूकस, हाँ वही तो। कार्नेलिया, और उसी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी। फिलिप्स का वह अशिष्ट आचरण पिताजी। सेल्यूकस, तभी तो बेटी मैंने साइबर्टियस को दूत बनाकर समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सेल्यूकस का क्षत्रिय हूं, रणदान भी करूंगा। कार्नेलिया, तब मैं कुछ नहीं कहती। सेल्यूकस प्यार से, तो रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं वध करूंगा। सुहासिनी, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला। सुना था इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध था। सेल्यूकस, चुप रहो तुम। कार्नेलिया से, बेटी मैं चंद्रगुप्त को छत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सेल्यूकस हूं। प्रस्थान होता। कार्नेलिया दीर्घ निश्वास लेकर, रात अधिक हो गई है, चलो सो रहे हैं। सुहासिनी, तुम कुछ गाना जानती हो? सुहासिनी, जानती थी, भूल गई हूँ। कोई वाद्य यंत्र तो आप ना बजाती होंगी। रजनी कितने रहस्यों की रानी है राजकुमारी। कार्नेलिया, रजनी मेरे स्वप्न सहचरी। सुहासिनी गाती है, सखे प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी सखे वह प्रेममयी रजनी। कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, टिटका सा चंद्र खड़ा, माधो सुमनों में गूथ रहा तारों की किरण अनी सखे वह प्रेममयी रजनी। नैनों में मंदिर विलास लिए उज्जवल आलोक खिला, हस्ती सी सुरभि सुधार रही, अलकों की मृदुल अनी सखे वो प्रेममयी रजनी। मधुर मधु मंदिर सा वह विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही स्मृतियों की भीड़ घनी सके वो प्रेममयी रजनी। अब यहाँ पे देखिए चौथे अंक का जो 10वां दृश्य है वो शुरू होता है। यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य है और सिंहरण भी है। चाणक्य, तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंहरण कहता, हाँ अरे प्रेजेंट विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया है। यवन सेना थर्रा उठी। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को नहीं रोक सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी वो? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उसी समय आम्भिक आक्रमण करे और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करना। दुर्ग की सेना सेतु की रक्षा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिंध के उस पार जाना होगा, यवन स्कंधावार पर आक्रमण करने, समझे? ऐसे में यहाँ पे देखिए सिंहरण का प्रस्थान होता है। चर आता है, कहते हैं क्या आ गया है? चाणक्य कहते हैं जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए तब तुम्ही ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उस आक्रमण को प्रेरित करना। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर कहता है जैसी आ गया महाराज। दूसरा आता है, वो कहता है देव राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य कहता है जाओ ठीक है, सुहासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान होता है। एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त। सेल्यूकस कहता है चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूं। चंद्रगुप्त कहता है स्वागत सेल्यूकस, अतिथि की सी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है, आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ यवन सेना बिना युद्ध के लौट जाए। सेल्यूकस वाह, तुम वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम्ही को छत्रप बना दूं। चंद्रगुप्त यही तो असंभव है, तो फिर हो युद्ध। रणवादी युद्ध लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान, आम्भिक के सैन्य का प्रवेश। आम्भिक
मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह, कैसा भीषण युद्ध है ये, अभी ठहरे, अरे देखिए कैसा परिवर्तन है। यवन सेना हट रही है। लो, चर का प्रवेश होता है, आक्रमण कीजिए, जिसमें सिंधु तक ये सेना लौट ना सके। आर्य चाणक्य ने कहा है युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए। प्रस्थान, रणवाद्य बजता है, लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश होता है। सलूकस कहता है कौन? प्रवंचक आंभिक। कायर, आंभिक कहता हाँ सलूकस, आंभिक सदा प्रवंचक ही रहा, परंतु वह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है, सावधान। सेलुकस को घायल करते हुए आंभिक की मृत्यु होती है। यवन सेना का प्रस्थान, सैनिकों के साथ सिंहगढ़ का प्रवेश होता है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, भाई सिंहगढ़ बड़े अवसर पर आए। सिंहगढ़, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव न मिले पर प्राण देने का महोत्सव पर वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा है कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी, आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, मैं उनका अपराधी हूँ सिंहगढ़। सिंहगढ़ कहते हैं मैं यहाँ देख लूंगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं भी आता हूँ। सेना, महाबलाधिकृत सिंहगढ़ की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, दूसरी ओर से सिंहगढ़ आदि का प्रस्थान होता है। अब 11वां जो है दृश्य शिविर का एक अंश है। चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस कहता है क्या होगा, आग लग गई है, बुझ ना सकेगी तो मैं कहाँ रहूंगा। क्या हम सब ओर से गए? सुवासिनी प्रवेश करके, सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत ना हुए। राक्षस, तुम कैसी हो सुवासिनी? सुवासिनी, तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई, अब उपाय ही क्या है? राक्षस, कहाँ सुवासिनी? इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलूं मैं? सुवासिनी, मैं इस युद्ध विप्लव में घबरा रही हूँ, वह देखो रणवाद्य बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ। राक्षस भय का अभिनय करती है। राक्षस, उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता, चंद्रगुप्त के हाथों से प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको इधर उधर देखता हूँ, रण कोलाहल। सुवासिनी, बचाओ, निश्वास होकर, अदृष्ट दैव प्रतिकूल है, चलो सुवासिनी। दोनों का प्रस्थान, एकाग्नि कार्नेलिया का प्रवेश। रण शब्द, कार्नेलिया ये क्या है? पराजय ना हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है, आत्मसम्मान ग्रीस का आत्मसम्मान जिए। छुरी निकालती तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध है? चंद्रगुप्त, विजयी चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, ये क्या? छुरी ले लेता है। राजकुमारी। कार्नेलिया, निर्दय हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना। चंद्रगुप्त, राजकुमारी तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों के बीच में सेल्यूकस का प्रवेश। कार्नेलिया, हाथों से मुंह छिपाकर, आह, विजेता सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होने पड़े। सेल्यूकस, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त, यवन सम्राट आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार आपने सेना निवेश में आप हैं मेरे बंदी नहीं, मैं जाता हूँ। सेल्यूकस, इतनी महत्ता? चंद्रगुप्त, राजकुमारी पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिक के साथ प्रस्थान। कार्नेलिया उसे देखती रहती है। अब ये 12वां जो है दृश्य, जिसमें चौथे अंक में 12वें दृश्य में पथ में साइबर्टियस है और मेगास्थनीज। साइबर्टियस कहता है कि उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनीज कहता है समस्त ग्रीक शिविर बंदी है, ये उनके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालव और तक्षशिला की सेना हेरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। साइबर्टियस कहता है क्या चाणक्य? वहां तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना। राक्षस ने यही कहा था, क्या वो झूठा था? मेगास्थनीज, सब षड्यंत्र में मिले थे, शिविर को सुरक्षित अवस्था में छोड़े बिना कहीं सुवासिनी को लेकर खिसक गया। अभी भी ना समझे, इधर चाणक्य ने आज मुझसे यह भी कहा कि मुझे आर्टिगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है। इतने में सेल्यूकस आता है। क्या है ऑर्टिगोनस? हाँ मेगास्थनीज, सम्राट इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री किया चाहते हैं। सेल्यूकस, तो क्या ग्रीक इतने कायर हैं? युद्ध होगा साइबर्टियस, हम सबको मरना होगा। मेगास्थनीज पत्र देकर कहता है इसे पढ़ लीजिए, सीरिया पर ऑर्टिगोनस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गवा देना चाहिए। सेल्यूकस पत्र पढ़कर विशाल से, तो क्या चाहते हैं? मेगास्थनीज, सम्राट संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश आर्यावर्त की नैसर्गिक सीमा नेपथ पर्वत तक वे लोग चाहते हैं, और भी। सेल्यूकस, चुप क्यों हो गए, कहो, चाहे वो शब्द कितने ही कटु हैं, मैं उन्हें सुनना चाहूंगा। मेगास्थनीज कहता है कि चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया, उसने कहा है सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है वह मुझे भली भांति अवगत है।
पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसलिए यदि पूर्व में अस्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना लो। सेलुकस, सो कैसे? मेगस्थनीज कहता है राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके। सेलुकस कहता अधम, ग्रीक तुम इतने पतित हो? मेगस्थनीज कहता है क्षमा हो सम्राट। और ब्राह्मण कहता है कि आर्यावर्त की सामग्री भी तो कार्नेलिया ही होगी। तो साइबर्टियस कहता परंतु राजकुमारी की भी तो सम्मति चाहिए। सेलुकस कहता असंभव, घोर अपमानजनक। मेगस्थनीज कहता है मैं क्षमा किए जाऊं तो सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। कौन कह सकता है कि प्रणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को न खींच चुका हो। सम्राट सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया। सेलुकस, मेगस्थनीज मैं ये जानता हूँ कार्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब इसकी साक्षी है कि उसके मन में कोई भाव है, पूर्व स्मृति है, फिर भी न जाने क्यों वह देखो आ रही है। तुम लोग हट तो जाओ। साइबर्टियस और मेगस्थनीज का प्रस्थान और कार्नेलिया का प्रवेश। कार्नेलिया, पिताजी। सेल्यूकस, बेटी कार्नेलिया आप चिंतित क्यों हैं? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं इसी की चिंता है। कार्नेलिया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया? सेल्यूकस, अभी बताना होगा कार्नेलिया, भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो। कार्नेलिया, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे पिताजी? विश्राम लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं है, क्षमा कीजिए उसे। सेल्यूकस बनावटी क्रोध से, देखता हूं कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कार्नेलिया रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सेल्यूकस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया कार्नी, तू सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर नहीं जाना होगा, तो भारत की सामग्री होगी। कार्नेलिया, पिताजी। प्रस्थान होता है। अब यहाँ पे 13वें अंग में डांडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश होता है। राक्षस, चारों ओर आर्य सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या किया जाए? सुवासिनी कहती है कि ये तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिपे रहेंगे। राक्षस, मैं देशद्रोही, ब्राह्मण द्रोही, बहुत हृदय कांप रहा है। सुवासिनी, आर्यों का तपोवन राग दोषे से परे है। राक्षस, तो चलो। सामने देखकर सुवासिनी, वो देखो कौन है? सुवासिनी, आर्य चाणक्य। राक्षस कहता, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में? सुवासिनी, यही तो ब्राह्मण की महत्ता है राक्षस, यो तो सुखों की निवृत्ति भी प्रवृत्ति मूलक होती है। देखो यह सूर्य रश्मियों का सा रस ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस कहता है, सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध ही स्वीकार कर लूं और क्षमा मांगो। सुवासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने, देखो दोनों छिप जाते हैं। चाणक्य आंखें खोलता हुआ, कितना गौरव में आज का रूढ़ोदय है, भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ, विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया वो सब भ्रम था। आज जो मुख्य वस्तु था वो आज सामने आया। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरण और ज्ञान ज्योति निर्मल है, तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर घर चुका है? ठीक तो प्रभात पवन के साथ तब की सुख कामना शांति का आलिंगन कर रही है देव, आज मैं बंदी हूँ। दूसरी ओर झाड़ी में मौर्य ढोंग है, रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन जीता है। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? या ब्राह्मण आंख में मूद में खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव। अरे जैसे मेरा रक्त खोलने लगा, हृदय में एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा का अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य दुर्बल कंकाल विश्व के समूचे शस्त्र बल को तिरस्कृत किए बैठा है। रक्त गले पर खड़क, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं? सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा, नहीं ब्राह्मण हत्या होगी। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुवासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, ये क्या पिताजी? सुवासिनी, बोलो बात क्या है? सुवासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है, बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। और पिताजी आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे न्याय? चंद्रगुप्त, पिताजी हाँ चंद्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण का, सबकी अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता हूँ। कर ना सका, इसका दुख है, इसको चक्रपूर्ण रहस्य का अंत करना चाहता हूँ मैं। चंद्रगुप्त कहते हैं, पिताजी राज्य व्यवस्था आप जानते होंगे,
वध के लिए प्राण होता है, प्राणदंड होता है, और आपने गुरुदेव का इस आर्य साम्राज्य के निर्माण करता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है चाणक्य। किंतु सम्राट वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण तो जीवित है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। चंद्रगुप्त जननी आर्य चाणक्य। चाणक्य कहते हैं, ठहरो देवी, मैं प्रसन्न हूँ बस, या मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वो न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित कराना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राज न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके आर्य चाणक्य, आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप न्यायाधिकरण से अपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकेंगे। सम्राट आपकी जय हो। चाणक्य कहते हैं, सम्राट मुझे आज का अधिकार मिलेगा? चंद्रगुप्त कहते हैं, आज वही होगा गुरुदेव जो आज्ञा होगी। चाणक्य कहते हैं, मेरा किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था, आज उसके अभी अंत हो गया। सम्राट सेल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हमें अपना सब विवाद मिटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य शक्टार के भाभी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूँ। राक्षस सुवासनी को सुखी रखना। सुवासनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड? आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब आत्महत्या करूंगा। चाणक्य, मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यावर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम्हें देखना है? कपाय ग्रहण कर लो, उसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वस्त चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को। मौर्य शस्त्र फेंक देता है, चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। प्रतिहार का प्रवेश। प्रतिहार सम्राट सेल्यूकस शिविर से निकल चुके थे। चाणक्य, उनकी अभ्यर्थना राजमंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य आप उस समय ना उपस्थित रहेंगे। चाणक्य, देखा, सबका प्रस्थान होता है। अब यहाँ पे राजसभा लगती है। एक ओर सापरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर साइबर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस आते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। सेल्यूकस, सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके हैं, अब हृदय का विनिमय करना है। सेल्यूकस, हाँ हाँ वही करना है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत, मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने का जो समय आपने मुझे दिया। सेल्यूकस, हाँ कानी। चंद्रगुप्त, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ। सेल्यूकस से ऑर्टिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सेल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हेरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यावर्त प्रस्तुत है। सेल्यूकस कहता है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे, प्रत्येक का दुख सुख दोनों का होगा, किंतु एक अभिलाषा मन में रह जाएगी। चंद्रगुप्त कहते हैं, वो क्या? सेल्यूकस कहते हैं, उस बुद्धि सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चंद्रगुप्त कहते हैं, उन्होंने विरक्त होकर शांति में जीवन बिताने का निश्चय किया है। सहसा चाणक्य का प्रवेश। अभिथान देकर प्रणाम करते हैं सभी। सेल्यूकस, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो। सेल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अलावा है क्या जिससे अभ्यर्थना करूं? मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। सेल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर तलवीरों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतः दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना बहुत जरूरी है। सेल्यूकस, सो कैसे? चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेल्यूकस, मैं तो इसे प्रसन्न ही हूँगा यदि। चाणक्य, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सेल्यूकस कार्नेलिया की ओर देखता है, वह सलज्ज से झुका लेती है। तब आओ बेटी, आओ। चंद्रगुप्त दोनों ही सेल्यूकस के पास जाते हैं। सेल्यूकस उनका हाथ मिलाता है, फूलों की वर्षा और जयध्वनि होती है। चाणक्य कहते हैं मौर्य का हाथ पकड़कर, चलो अब हम लोग चले, और इतने पे यवनिका जो है वो गिरता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो पूरा नाटक था वो हमने कंप्लीट करा दिया। बहुत ही अच्छा नाटक था, बहुत ही सुखमय अंत होता है। तो ये आपकी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है और हर एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से कथानक समझ में आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।